नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम आज से पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि घूम फिर कर हमें डराते रहते हैं, ये कह सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उनसे संबंधित यदि महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हम ये टॉपिक कवर करेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उससे आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम प्रीलिम्स वो लगभग आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब भी वो अभी चल रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, बीपीएससी का भी एग्जाम है, यूपीपीसीएस के भी एग्जाम अगर अक्टूबर में नहीं भी होते हैं तो भी दिसंबर तक होंगे। तो सभी परीक्षाओं में जो कि आगामी सभी परीक्षाएं होने वाली हैं, ये चर्चा ये प्रश्न सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसको सही से देखते हैं तो आपको ये चीज अनुभव होगा कि वाकई में ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते हैं। तो हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसकी आज हम पहली सीरीज लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं, जिसमें कुछ कुल मिला के 15 से 20 प्रश्न होंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो हमारे पास ऑप्शन है 17 सितंबर 1985, 18 अक्टूबर 2011, 23 जून 2004 और 12 जुलाई 2006। तो इसका पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा 17 सितंबर 1985। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, जो कि एक युवा प्रधानमंत्री थे और उन्हें पर्यावरण और मतलब प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे या महत्वपूर्ण जो समस्याएं थी या जो भी था उनकी संवेदनशीलता इस चीज से उजागर होती है। तो उन्होंने पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन तब किया था। तो अगर आपको याद होगा तो गंगा एक्शन प्लान की भी शुरुआत इसी वर्ष हुई थी। अगर आपको याद होगा तो भारत में जो कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई थी वो भी इसी समय हुई थी। तो ये तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल की बात हुई, लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? 17 सितंबर 1985। अगले प्रश्न की हम बात करें तो किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? तो हमारे ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। और इस योजना का समय कब से कब तक था? तो 1969 से 1974 तक। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, हेरोडेटस, रटजेल और जोसेफ फॉरमैन। तो मानव भूगोल के जो जन्मदाता की संज्ञा दी जाती है वो रटजेल को दी जाती है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो हमारे ऑप्शन हैं सीपमैन, रटजेल, जोसेफ फॉरमैन और मिस्चर। तो यहाँ पे हो जाएगा जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में अंटार्कटिका में सर्वप्रथम जो है ओजोन स्तर के क्षरण की खोज सर्वप्रथम की थी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो भूमिगत जल के दोहन से संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो हमारे ऑप्शन से बुकलिन, क्योटो, चेन्नई और पर्थ। तो यूएसए का जो बुकलिन शहर है वो भूमिगत जल के दोहन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 पर, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना 28 मार्च 2019। तो ये तीनों ही कथन हमारे क्या है? सही है, एग्जैक्ट डेट इसमें दी गई है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो धारणी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक ब्रंटलैंड थे। 1992 में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था धारणी विकास का, और आईयूसीएन की अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में यह शब्द आया। तो देखो, सबसे पहले हम जो हमारे प्रश्न में आया धारणी विकास, तो धारणी विकास है क्या? तो धारणी विकास या सतत विकास सबसे अच्छा उदाहरण है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम प्रकृति का जो दोहन कर रहे हैं, प्रकृति से जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय हम उसका दोहन इस प्रकार से करें कि हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी उन चीजों को छोड़ सके, मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी भी उन चीजों का समुचित उपयोग कर सके।
इस तरह के जो विकास की अवधारणा है वो क्या कहलाती है? सतत विकास या धारणीय विकास। तो पहला कथन तो हमारा सही है कि इसके प्रतिपादन कौन थे? सर्वप्रथम ब्रंटलैंड थे। लेकिन दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1992 में नहीं बल्कि 1987 में ब्रंटलैंड का आवर कॉमन फ्यूचर नाम से जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें सही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक और द फ्यूचर वी हैव। तो जो रियो 20 घोषणा पत्र था वो 2000 देखो रियो 20 कब हुआ था? 1992 में। फिर 1992 के 20 साल बाद मतलब 2012 में जो है रियो 20 का आयोजन किया गया था और उसमें जो है एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसका नाम क्या था? द फ्यूचर वी वांट। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, या किसने कहा था? तो हमारे ऑप्शन हैं ए फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क और डेविस। तो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन दिया था ए फिटिंग ने। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग डब्ल्यू जी रोसेन ने किया था। जैविक विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेमंड एफ दासमान ने किया था। सबसे अधिक जैव विविधता भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाई जाती है। तो पहला कथन तो सही है कि सबसे पहले जो जैव विविधता शब्द है, टर्म है, वो डब्ल्यू जी रोसेन ने प्रयोग किया था और जैव विविधता शब्द का प्रयोग रेमंड एफ दासमान ने किया था। लेकिन तीसरा कथन हमारा गलत है। सर्वाधिक जैव विविधता इसमें कहा गया भूमध्य सागरीय, लेकिन वो भूमध्य सागरीय नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए भूमध्य रेखीय। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या है? संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, तो वो जो है वर्षा वर्ष भर होती है। परिणामतः वनस्पतियां जो है अच्छे ढंग से फलती फूलती हैं। जब वनस्पतियां अच्छे ढंग से फलती फूलती हैं तो जैव विविधता ऑलरेडी ग्रो करेगी। इसलिए जो है सर्वाधिक प्रजाति विविधता कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा में। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 3 जो है हमारा सही नहीं है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? तो रोजेन, दशमान, एडवर्ड विल्सन और हेरोडोटस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो जैव विविधता संधि कब से प्रभावित हुई? तो हमारे ऑप्शन हैं 20 दिसंबर 1972, 29 दिसंबर 1993, 6 अप्रैल 1961 और 20 मार्च 1967। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1993 से जो है जैव विविधता संधि प्रभावित हुई थी, लागू हुई थी कहना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो जैव विविधता का मापन 1972 में RHPT ने किया था, बिल्कुल सही है। वहीं गामा विविधता प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता की जानकारी प्रदान करता है, ये हमारा कथन क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो गामा नहीं होता बल्कि बीटा होता है। हम बता ही देते हैं। जो जैव विविधता का मापन है 3 प्रकार से होता है: अल्फा विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। तो अल्फा जो जैव विविधता है वो प्रजातियों की संख्या से संबंधित है, वहीं जो बीटा जैव विविधता है वो संरचनात्मक विविधता की जानकारी देता है, और जो गामा विविधता है वो प्रजाति विविधता की। तो इसमें हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सी जैव विविधता की उत्पादक सेवाएं नहीं है? तो लकड़ी प्राप्ति, स्वच्छ जल, औषधियां, मनोरंजन। देखिए उत्पादक प्राप्ति क्या हो जाएगा? जैव विविधता से 3 प्रकार की चीजें होती हैं। पहला उत्पादक, दूसरा संसाधन प्राप्ति और तीसरा आर्थिक। तो जो उत्पादक सेवाएं हैं, तो जैसे कोई मान लो एक जंगल है, तो जंगल से आपको उत्पादन में क्या मिलेगा? लकड़ी मिलेगी, पानी, स्वच्छ जल मिलेगा, औषधियां मिलेंगी, ये तो उत्पादक। लेकिन मनोरंजन क्या हो जाएगा? हमारा आर्थिक ही प्राप्ति है। अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, मनोरंजन को बढ़ावा देते हैं, तो उससे हमें आय प्राप्त होगी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजन।
वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो मलायन जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? ये थोड़ा सा नया प्रश्न है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? पूर्वी हिमालय, राजस्थान हिमालय, उच्च हिमालय, प्रायद्वीपीय हिमालय। सबसे पहले मलायन जैव विविधता है क्या? तो जो मलाया प्रायद्वीप है उस क्षेत्र की जो जैव विविधता है, उस प्रकार की जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? एक मूलतः प्रश्न ये है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? पूर्वी हिमालय, राजस्थान, उच्च हिमालय, प्रायद्वीपीय। देखो, पूर्वी हिमालय हमारा सही आंसर होगा। पहले तो हम ये बता देते हैं क्यों, क्योंकि जो पूर्वी हिमालय है जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट आता है, वो पूरा क्षेत्र आता है, उसमें वर्षा की मात्रा अच्छी होती है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो जो जैव विविधता है वो सघन होती है और समृद्ध होती है, तो इसीलिए वो जैव विविधता मलायन जैव विविधता के अंतर्गत आती है। जो भारतीय जैव विविधता का पूरा जो भारत के संपूर्ण रीजन है, अगर उसकी हम बात करें तो उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक तो मलायन जैव विविधता होगी जिसकी चर्चा हमने कर ली, एक होती है इथोपियन जैव विविधता, एक होती है यूरोपियन जैव विविधता और एक होती है भारतीय जैव विविधता। तो जो इथियोपियन जैव विविधता है वो क्या है? तो जो राजस्थान और गुजरात में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जो जैव विविधता पाई जाती है, उस प्रकार की जो जैव विविधता पाई जाती है उसे बोला जाता है इथियोपियन जैव विविधता। वहीं भारत के पश्चिमी हिमालय की अगर हम बात करें या उत्तरी हिमालय की बात करें तो वहां पे उच्च अक्षांशों में जो है टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उसे जो है यूरोपीय तुल्य जलवायु या यूरोपीय तुल्य जैव विविधता की संज्ञा देंगे। वहीं जो तापी नदी के जो दक्षिण का क्षेत्र है, तो जो ट्रायंगल में त्रिकोणीय आकार में जो त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें जो जैव विविधता पाई जाएगी वो प्रजातीय जैव विविधता होगी, भारतीय जैव विविधता होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हॉट स्पॉट के बारे में कौन सी शर्त सही नहीं है? प्रश्न यह है कि कोई भी क्षेत्र को अगर हॉट स्पॉट घोषित किया जाए तो उसकी शर्तें क्या हैं? तो पहला है जातीय बहुलता, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हो, बिल्कुल सही है ये भी। अगला है 90% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं, ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि 90% नहीं बल्कि ये यहाँ पे होना चाहिए 70%। तो हमारे यहाँ सही क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में तो सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कथन 3। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हॉट स्पॉट का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मेयर्स 1988, विल्सन 1911, रेमंड दसमान 1970 और बटलैंड 1987। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स ने हॉट स्पॉट की अवधारणा दी। नॉर्मली हॉट स्पॉट की अवधारणा है क्या? तो हॉट स्पॉट की अवधारणा ये है कि जैसे कोई क्षेत्र है वहां पे अगर वनस्पतियों में विविधता है तो वहां पे क्या है, जैव विविधता वहां की समृद्ध होगी। भारत उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे भारत के पश्चिमी घाट जो कि हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता भी है, वहां पे क्या है, समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। तो एक ये अवधारणा दी कि अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता समृद्ध तो है, जिसमें स्थानिक गुण तो हैं लेकिन वो तेजी से नष्ट भी हो रही हैं, उनको जो है हॉट स्पॉट के रूप में अधिसूचित करके उनके संरक्षण की जो बात है वो सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स ने की थी 1988 में। अब तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम उपस्थित थे। सीरीज की ये पहली मतलब हमारी इस पर्यावरणीय सीरीज की ये पहली श्रृंखला थी। अगली श्रृंखला में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। हॉट स्पॉट में भारत में कौन से हॉट स्पॉट हैं, इसके अलावा हम आगे बढ़ के फिर महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे। तो आज फिलहाल यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल भी पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आ रही है ये पहल तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।